and Technology in Rafa International. He have been the researcher and he have the 17 years of vast experience in the field of engineering. He is also the mentor, the senior member of IEEE. He is also a HEC approved supervisor. And today he is going to talk about the role of education in shaping the social behavior. Thank you so much, Dr. Saab. It's very pleasure to have you on board. जी थैंक यू वेरी मच रिदा फातिमा आई एम हैप्पी टू ज्वाइन यू ऑल्सो और आपने अचानक ही मुझे ऑनलाइन ले लिया लेकिन इट्स ओके नो नो इशू तो मैं मेरा थोड़ा सा माजरत, हमारे जो क्योंकि सेकंड स्पीकर हैं अभी तक ज्वाइन नहीं मैं करा भी है, सो जी जस्ट अपने लेक्चर से फ्री होके अभी आया था तो मुझे भी प्रोबेबिलिटी थी कि शायद मैं लेट ना हो जाऊँ इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सक्यूज़ किया था लेट आने का लेकिन इट्स ओके मैं टाइम पे आ गया तो मैं इस कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट यू पीपल कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और एक बहुत ही मुबारक महीने में एक बड़े नेक मकसद के लिए आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और आपको मज़ीद भी इस काम को आगे बढ़ाने की तौफीक दे आप लोगों को। कैन यू लिसन? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, मैं आई कैन लिसन मी, आई हैव म्यूटेड द माइक ताकि आपकी आवाज क्लियर आए। ठीक है ठीक है। तो आज का जो मैं स्पीकर जो मोहतरम हमारे थे उनको मैं नहीं सुन सका अनफॉर्चुनेटली। आई होप सो उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की होंगी और तकरीबन बातें वही हैं जो इस महीने के रेफरेंस से और इस कॉज के रेफरेंस से सब ने करनी है। तो जो मुझे आप एक टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो है रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द सोशल बिहेवियर। तो इसमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो हमें आजकल नज़र आता है कि उर्दू में अगर हम इसके समय इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है मेरे ख्याल में शायद उसका हर वर्ड जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट नहीं हो सकता। हर लैंग्वेज में शायद लिमिटेशन होती है कि हर लैंग्वेज जब दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है तो कुछ ना कुछ गैप्स रह जाते हैं। इस तरह जो जो हम कुरान की जो ज़ुबान है अरबी जो है वो एक गालिबन सबसे ही एक मुकम्मल और हमें जामे ज़ुबान है कि एक लफ्ज़ में बहुत ज़्यादा मफ़हूम उस ज़ुबान में हमें समझ आ जाता है। तो एजुकेशन को अगर हम उर्दू में देखें तो इसके लिए जो आमतौर पे वर्ड यूज़ होता है हमारे पास वो तालीम और तरबियत जो है वो होता है कि तालीम और तरबियत ये दोनों इकट्ठी हैं। एक अकेला जो है तालीम का होना जो है वो पॉसिबल या फ़ायदा नहीं है अकेली तालीम का अगर तरबियत साथ ना हो। तो इस लिहाज से अगर हम सोसाइटी के ऊपर माशरे के ऊपर इसके असरात देखें तो मेरे ख्याल में जो हमारे यहाँ तालीम चल रही है तो उसकी दो मेन टाइप्स हैं। एक तो हमारी जो है वो फॉर्मल एजुकेशन है जो यूनिवर्सिटी से स्कूल से कॉलेज से हम लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द प्ले ग्रुप पीएचडी लेवल तक जो ऑलमोस्ट हम भी उसी प्रोसेस से गुजरे हैं, आप गुजर रही होंगी और भी हमारे दोस्त इसमें शामिल हैं आजकल। लेकिन उससे ज़्यादा जो अहम है और जिसका मेरे ख्याल में ज़्यादा हमारे सोशल बिहेवियर पे इम्पैक्ट होता है जो अब कम होती जा रही है पहले ज़्यादा थी वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो हम एक तो सोसाइटी इटसेल्फ एक उसका सोर्स है कि हम सोसाइटी से ही वो सीखते हैं। अब सोसाइटी में क्या चीज़ें आती हैं हमारे हमारे पेरेंट्स हैं। अगर हम एक जैसे इस्लामिक मुस्लिम माशरे से हैं तो मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, हमें अपने जो है गली मोहल्ले से अपने अपने सोसाइटी से जिनके जो जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में जिस तरह कम्युनिटीज़ होती हैं उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो ये मतलब और इवन इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो क्लासरूम में भी होती है। मतलब क्लासरूम में अदर देन करिकुलम आप सिर्फ जो बुक्स को कवर करते हैं एज अ टीचर मैं समझता हूँ कि हम इनफॉर्मल एजुकेशन को हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। करिकुलम को आपने कवर किया, एक एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयार किया, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन वो उन्हें प्रोफेशन में जाकर ऑन देयर जॉब प्लेस तो हेल्प आउट कर रहा है, लेकिन उन्होंने रोड पे कैसे बिहेव करना है, उन्होंने बाज़ार में मार्केट में कैसे बिहेव करना है, उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है और उन्होंने मतलब कि डिफरेंट सिचुएशन जो लाइफ में आती हैं आपके बुरे हालात आते हैं, अच्छे हालात आते हैं और डिफरेंट आपको लोग मिलते हैं लाइफ में। किसी को आपकी ज़रूरत होती है और कोई आपकी ज़रूरत होता है। तो कैसे आपने इंटरेक्ट करना है डिफरेंट लोगों के साथ। तो ये जो प्रैक्टिकल लेसन्स हैं, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये इसकी बहुत ज़्यादा हमें कहने की ज़रूरत है आजकल। तो और जो जो करंटली हम देख रहे हैं कि इस इनफॉर्मल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट किया है ये जो हमारे अभी सोशल मीडिया और जो कह लें कि यंग जनरेशन मोबाइल और गेम्स और अपने अपने बस डिवाइसेस के साथ हर वक्त जुड़ी रहती है। तो वो जो फैमिली गैदरिंग है, जो बड़ों से सीखना, जो टीचर्स के पास एक्स्ट्रा टाइम में जाकर उनसे जो है वो कुछ अच्छी बातें सीखना, वो वाली चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही हैं।
तो अब जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसका ज़्यादा जो सोर्स है वो हमारे पास सोशल मीडिया रह गया है, जो बिल्कुल एक काफ़ी हद तक अनरिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इम्पोज करवा सकते हैं। आप ऐसे मैसेज की फ्लडिंग करवा देते हैं जिससे आपका जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक बहुत कम टाइम में पहुंच जाता है और लोग उसको सच समझ भी लेते हैं। तो इस लिहाज से दोनों एजुकेशन ज़रूरी भी हैं और दोनों के अपने अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों का अपना अपना इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। तो मेरा जो इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों एजुकेशन पे हमें जोर देना चाहिए। आजकल फॉर्मल एजुकेशन पे तो बहुत हमारा जोर है, बहुत ज़्यादा हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चों को अच्छे इदारों में हम दाखिल करवाएं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी डिग्रीज़ वो करें, लेकिन जो उनकी तरबियत का जो पहलू है उसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज जो है वो किया जाता है। अच्छा, और इस चीज़ की अहमियत हम इस तरह दे सकते हैं कि क्योंकि हमारे लिए देखें जो सोर्स है, जो हमारे लिए मेन एक इंस्पिरेशन है, जो 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 हमारे लिए मेन लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है या एक टीचर का भी जो सबसे आइडियल कॉन्सेप्ट है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका फरमान भी है कि मफ़हूम है कि मुझे जो है वो मौल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो आप अगर हम उस दौर में थोड़ा-सा चले जाएँ, कुछ टाइम के लिए सपोज़ करें कि आज हम कहते हैं कि आज हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और माशरा बहुत ख़राब हो गया है, लेकिन अगर हम देखें तो वो वाले हालात आज नहीं हैं जो उस दौर में थे। मतलब आज मेरा नहीं ख्याल कि चाहे वो मुस्लिम माशरा हो या गैर मुस्लिम माशरा हो, कि आज कोई भी ऐसा माशरा है कि जहाँ पे बेटियों को ज़िंदा जो है वो दफन किया जाता हो, ठीक है ना? जहाँ पे मतलब छोटी-छोटी बात के ऊपर कि किसने पहले अपने जानवर को पानी पिला दिया या कौन जो है वो रेस में आगे चला गया, तो कई सालों की जंग जो है वो जारी रहती थी आपस में कबाइल की। मतलब हम सारी सारी चीज़ें बेसिक इस्लामिक साइंसेज़ में और हर किताब में हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं। तो मतलब एक इतना जाहिलियत वाला माशरा था कि जिसको हम आज वो चीज़ें नहीं हैं हमारे माशरे में। लेकिन फ़र्क क्या था? फ़र्क थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उस दौर में कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इस तरह से जो है वो प्रॉपर एकेडमिक्स को लेके चलने वाले इदारे तो नहीं थे। लेकिन वो जो तरबियत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोहबत में रह के सहाबा ने की, उसने उस माशरे को जो है वो बिल्कुल एक नेगेटिव पोल से उठाकर एक पॉजिटिव पोल तक पहुंचा दिया। ठीक है, वो लोग जो एक दूसरे के बिल्कुल कह लें कि इंसानियत के दर्जों से बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे, तो वो दुनिया के सबसे जो है वो अजीम हस्तियाँ बन गई। ठीक है, वो जो है वो सबसे कामयाब लोग बन गए दुनिया के। तो ये उस इनफॉर्मल एजुकेशन ही का नतीजा था कि जैसे आप उनकी तरबियत की और उनको जो है वो आपस में भाईचारा और एक दूसरे के साथ रहना, उठना, बैठना और माशरे के हर चीज़ को, हर पहलू को जो है वो इस्लाम ने कवर किया। तो उस चीज़ को हमें गौर करते हुए देखना चाहिए कि हमें जो है वो क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज के दौर में भी हमें मतलब कि करनी चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जो है वो कह लें कि सीरत से हमें वो चीज़ें बहुत सारी जो है वो मिलती हैं, जिसे जिसे हमें कवर करना चाहिए। तो इसमें हमारे अगर सबसे जो अहम रोल होता है ना वो आपका जो मतलब लीडर के तौर पे जो लोग हमारे सामने होते हैं, जो जो हमारे लिए एग्जाम्पलरी होते हैं, और ये लीडर होना वही लीडर नहीं जो कि आप कह लेंगे जिनको हम आम ज़बान में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या इस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। मतलब घर में जो है वो एक फ़ादर जो है वो लीडर है। ठीक है, वो फ़ादर को अपने वालिदैन को देखकर बच्चे सीखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अगर बाहर कोई आया है तो अगर हम कहते हैं जी, कह दें कि जी मैं घर पे नहीं हूँ, तो वो उसके लिए एक लाइफ टाइम लेसन बन गया कि ठीक है जी, हम ये भी कह सकते हैं। उसको एक इजाज़त मिल गई हमेशा की ना। और स्कूल में जो टीचर है जो टीचर्स हैं, हम जैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमारी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो हमारी हमारी पर्सनैलिटी है, जो हम अदर दैन करिकुलम जो बातें करते हैं, वो जो है वो बहुत बहुत अहमियत की कह लें कि हामिल होती हैं कि हमारे किरदार से और हमारे अमाल से क्या चीज़ है वो बच्चों तक पहुँचती है। अब इसके मतलब हमें बहुत बड़ी मिसाल अपने बड़ों से मिलती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मतलब एक दफ़ा आप बैठे हुए थे, रात का टाइम था, तो एक शख्स आपसे मिलने आया है। तो उन्होंने पूछा है उनसे कि क्या आप अपने किसी ज़ाती काम से मिलने आए हो या कोई जो है वो कोई मतलब कि हुकूमती कोई मसला है या कोई ऐसी बात है जो जो जिसका ताल्लुक जो है हुकूमत से। तो उसने अपने ज़ाती ही मसला कोई बयान किया। तो आपने फ़ौरन जो है वो जो चिराग चल रहा था, जो कि एक सरकारी तेल से और सरकारी पैसों से चल रहा था, जिसका अंदर जो जो तेल डाला हुआ था, तो उन्होंने फ़ौरन उसको जब बुझा दिया कि ये अपने ज़ाती हैसियत से बात करने आया है और ज़ाती हैसियत में मेरे पास ये चिराग जलाने की कैपेसिटी जो है वो नहीं है। तो इस हद तक ईमानदारी और इस हद तक जो है वो अखलाक की बुलंदी जो है वो खुलफाए राशिदीन में और हमारे बड़ों के अंदर थी। आज हम देखें कि हम जिस भी मतलब कि अपने एतबार से जब भी हमारे पास इख्तियार आता है तो हम उसको किस हद तक ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसका इन दोनों एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे, वो इम्पैक्ट जो है वो हमें हर हर लिहाज से जो है वो नज़र आएगा। अगर सबसे पहला तो जो इम्पैक्ट है एजुकेशन का वो इंसानियत है, इंसान ह्यूमनिस्टिक पहलू जिसे हम कहते हैं
कि आपको मतलब कि एज अ इंसान और एज अ ह्यूमन बीइंग हम दूसरे की केयर करने वाले बने। हमें कोई ज़रूरतमंद नज़र आए अगर, ठीक है, हमें कोई ऐसा शख्स नज़र आए कि जिसकी हमें उस टाइम पे उसकी जान को ख़तरा है, या वो इतना गरीब है कि उसको 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 खाने के लिहाज से जो है उसके पास कुछ नहीं है, या कपड़ों के लिहाज से उसको मसला है। अब चाहे वो उस जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें वो हमारा दोस्त हो या उसमें वो हमारा दोस्त ना हो, दुश्मन तो नहीं मैं कहूँगा कि दोस्त या दोस्त होगा या हमारा जानने वाला नहीं होगा, तो उसमें जानने और अनजाने का हम बिल्कुल भी फ़र्क ना करें, ठीक है। और जो है वो चाहे वो किसी मज़हब से दूसरे से भी हो, लेकिन अगर वो इंसानियत के लिहाज से देखें तो हमें उसकी मदद जो है वो करनी चाहिए। तो तालीम जो है और सही तालीम और जो है वो जो जितने सही आपको अच्छे बुरे का फ़र्क बताया, तो उसमें पहली चीज़ है कि माशरा जो है वो एक इंसानियत पसंद हो जाता है, ठीक है। माशरे में रहम दिली के जज्बात जो हैं वो जो है उसमें उसमें जो है वो होते हैं, एक दूसरे की मदद का जज्बा जो है पैदा होता है। हमारे घरों में अक्सर देखें तो अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह देखें तो हमारे पास हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा चीज़ें घरों में मौजूद हैं। जो जो अल्लाह ताला ने हमें असबाब दिए हैं, वो हमारी एक दो दिन की ज़रूरियात नहीं बल्कि हमारे कई सालों की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो अब पता नहीं हमने उतने साल ज़िंदा रहना है कि नहीं रहना, या और बाद वक़्त ऐसे होता है कि हम चीज़ें रखी छोड़ते हैं अपने अपने पास, और जब 2-4 साल बाद देखते हैं कि वो चीज़ तो ख़राब हो गई, तो उसको उठा के फेंक देते हैं। कपड़े कई ऐसे होते हैं, जूते ऐसे होते हैं, इस्तेमाल की चीज़ें कई ऐसी होती हैं जो बाद में 2-4 साल बाद हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये तो अब यूज़ की नहीं रही है या ओल्ड फैशन हो गई हैं। हालांकि अगर हमें उसे सही वक्त पे किसी ज़रूरतमंद को दे देते तो वो चीज़ उसके ज़्यादा काम आ जाती। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारे अंदर इसार का जज्बा, इंसानियत का ये पहलू हो कि अपनी अपने अपने से ज़्यादा चीज़ जो है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, सबसे पहला स्टेप तो यह है कि जो अपने से ज़्यादा हमारी ज़रूरत की चीज़ है उसको हम देना शुरू करें, ठीक है। और जब हम उस लेवल को पहुंच जाते हैं, हमारा दिल इतना खुला कर देता है अल्लाह ताला, तो फिर उससे अगला जज्बा होता है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ भी दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है ना। वो ये इसार और कुर्बानी का जज्बा जो है, ये फिर हमें इस्लाम से और फिर जो सही तालीम से ये चीज़ माशरे में आती है। दूसरी जो चीज़ है जो आज के मॉडर्न माशरे में तालीम की अहमियत और इन दोनों एजुकेशन से है, वो है कि जो जो हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जो एक माशरे में एक पढ़े लिखे और माशरे में रहने के लिए जो ज़रूरी है कि आपको जो एज अ सिविलियन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको हम पूरा करें। उसमें छोटी छोटी बातों का आप देखें ना, मतलब स्ट्रीट्स जो हमारी लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सॉरी जो सिग्नल्स हैं हमारे, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उसको ओबे करना। तो आई डोंट नो जिस जगह आप रहती हैं वहाँ तो ज़रूर ये चीज़ बड़ी स्ट्रिक्टली ओबे होती है, और उसकी वजह भी यही है कि उसको कानून के लिहाज से, लॉ के लिहाज से बहुत स्ट्रिक्टली उसको हैंडल किया जाता है। तो इधर अनफॉर्चुनेटली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे हम जैसे हैं, तो हमारे यहाँ ये होता है कि अगर तो कोई हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है, तो फिर तो हम उस चीज़ को ओबे कर रहे हैं, रेड लाइट को ओबे कर रहे हैं। लेकिन अगर नज़र आ रहा है कि कोई नहीं खड़ा, कोई कैमरा नहीं लगा, तो अक्सर ये होता है कि फिर हम उसको ओबे नहीं करते। हालांकि हमारे उस थोड़ी सी नेग्लिजेंस से, थोड़ा सा जो है वो हमारे उस कह लेंगे जल्दबाजी से बहुत बड़ा कोई किसी का जानी नुकसान हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो एज अ सिविक सेंस है, हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं माशरे की तरफ, उसको पूरी तरह कह लें करें, जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, और जिसमें हमारे दीन की कोई ऐसे खुलेआम कोई ऐसी चीज़ मुखालफत नहीं हो रही हो, या जिससे हमारे दीन के ऊपर कोई जो है वो और हमें अल्लाह ताला की इबादत करने में कोई कमी ना पड़ रही, तो उसको ओबे करना चाहिए, ठीक है। ये जो एक सेंस है, ये एजुकेशन की वजह से हमारे अंदर जो है वो डेफिनेटली जो है वो शामिल होती है। और तीसरा जो जो कि अहम पहलू इसलिए है कि अगर वो ना हो तो शायद हमारा पहले दोनों चीज़ों पे अमल करना, वो है इकोनॉमिक फैक्टर इस चीज़ का, कि अगर एक अच्छे हम तालीम याफ्ता होंगे, एक एक अच्छे जो है वो कह लें कि एजुकेशन बैकग्राउंड से होंगे, और हमने एक अच्छी कोई हुनर अच्छा हासिल किया होगा, तो डेफिनेटली हमारे लिए इकोनॉमिकली स्टेबल होना ज़्यादा आसान होता है अपनी सोसाइटी के अंदर। क्योंकि जब जितना आप स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, तो ये कोई अगर हम ट्रू सेंस में देखें तो स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन आम तौर पे क्योंकि इंसान है, कमज़ोर हैं, हमारी ज़रूरियात हैं जो हमारे साथ अल्लाह ताला ने जोड़ी हुई हैं, खाने की, कपड़ों की, अच्छे घर की, अच्छी सवारी की, तो फिर उतना ही जो है वो हम हमारी हमारी जो है वो उन माशरों में कह लें कि क्राइम का रेट भी, और जो है वो इस तरह से जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ का रेट ज़्यादा होता है जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा होती है। तो इस लिहाज से तालीम से एक अच्छा इम्पैक्ट माशरे पे पड़ता है, जिसके अंदर आप जो है वो अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं, और माशरे में जो है खुशहाली होगी। जब सब लोगों के पास अपनी अपनी ज़रूरियात के लिए, ज़ाहिर बात है
के पैसे होंगे, खाना होगा और ज़्यादा ज़िंदगी पूरी हो रही होंगी, तो बिला वजह तो कोई किसी को खामखा तो कह लें कि इस किस्म के जराइम पेशा चीज़ों में जो है इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इस लिहाज से एजुकेशन का माशरे के ऊपर और एक अच्छे खुशहाल माशरे के ऊपर एजुकेशन होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक जो बहुत नाजुक और जो बारीक चीज़ जो है वो अगेन मैं वही कहूँगा कि तरबियत का पहलू अगर इसमें से निकाल देंगे तो यही तालीम जो है ये नेगेटिविटी भी उतनी ही फैला सकती है और फैला भी रही है। मतलब अगर हम हर चीज़ का हमें पॉजिटिव नेगेटिव रखना चाहिए ना, कि अगर अब देखें अगर इंटरनेट जो है वो एक पॉजिटिव यूज़ है और बहुत सारे और इंटरनेट वही यूज़ कर रहा है कि जिसने एक अच्छी एजुकेशन हासिल की है, आईटी नॉलेज है, लेकिन इसी इंटरनेट से बहुत सारे लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करके और बहुत सारे जो है वो साइबर क्राइम्स भी किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे फ़र्क ये है कि एक 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 चीज़ का अच्छा और बुरा पहलू आपको आपको सही तरह से जब नहीं बताया होगा, जब आपको उसका अच्छा और गलत इस्तेमाल नहीं बताया होगा, तो वही चीज़ जो आपके फ़ायदे की वो आपके नुकसान की चीज़ बन जाएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत से लोग जो है उसको जो है वो क्राइम्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, बजाय बजाय उस टेक्नोलॉजी को हम एक अच्छे यूज़ में करें, क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आजकल ऐसे ऐसे क्राइम्स जो है वो सामने आ रहे हैं कि जो इंसान हैरान रह जाता है कि कैसे ये सारा जो है वो एक सोचा होगा। लेकिन उसके पीछे एक बहुत मतलब जितना ही बड़ा क्राइम होता है तो एक बहुत ही तेज़ दिमाग उसके पीछे काम कर रहा होता है। सिर्फ ये कि उस दिमाग को, उस ज़हन को जो पॉजिटिविटी के बजाय वो नेगेटिविटी में वो इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इस वजह से दोनों पहलुओं को, फॉर्मल और इनफॉर्मल, अब जो एजुकेशन है ये नहायत ज़रूरी है कि हमारी एजुकेशन हम उसको अपने भी और दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो है वो कोशिश करें। तो और ये चीज़ें जो है वो डेफ़िनेटली हमें अपने जो पेरेंट्स से, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल एजुकेशन का जो ज़रिया है वो दीन है, दीन की तालीमात हैं। कुरान को हम पढ़ें, कुरान के जो तर्जमे को, तफसीर को पढ़ें उससे, और अहादीस को देखें हम, और अपने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, सहाबा कराम की ज़िंदगी को देखें कि कैसे जो है वो उन्होंने एक अपनी कह लें कि थोड़े से अरसे के अंदर एक मिसाली माशरा जो है कायम कर दिया। और आज हमारा माशरा जो है वो कहूँगा वो अरब का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले माशरा था उससे उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ वजह ये है कि अब ज़ाहिर बात है वो वाली तो सोहबत अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तो हमें नसीब नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि हम जिनके पास एक अच्छी एजुकेशन है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, तो जैसे आपने ये एक्टिविटी की है, इस तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोगों तक एक अच्छा पैगाम पहुँचाएँ और एक पॉजिटिविटी माशरे में फैलाएँ। दूसरों को हमेशा क्रिटिसाइज़ करने के बजाय जो हमारी यूथ आजकल बहुत सारी कह लें कि यूज़लेस एक्टिविटीज़ और डिस्कशन में बिज़ी है, तो मैं वंस अगेन आप सबको अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोगों ने इस एज में एक बहुत ही पॉजिटिव एक्टिविटी ये की है, जिससे एक बहुत अच्छा जो है मैसेज सब तक जो है पहुँचेगा। और आई होप सो कि ये हमारे माशरे में अंदर और सारे माशरों में जिस भी मुल्क में हम हों, एक अच्छी चेंज है वो लेकर आएगा। तो इफ़ आई हैव मोर टाइम तो हम कुछ आप पूछ सकती है कुछ, या कोई और अगर आपके ख्याल में टाइम है हमारे पास तो उसे कंटिन्यू करें, या नेक्स्ट स्पीकर का टाइम हो गया। जी, अभी थैंक यू सो मच डॉक्टर। अभी हमारे पास थोड़ा-सा टाइम है, हम क्वेश्चंस को ले सकते हैं और क्या कहते हैं, अगर आपके पास में से किसी के पास भी कोई क्वेश्चन हो कि कैसे एजुकेशन से रिलेटेड सोशल इम्पैक्ट कितना एजुकेशन में मैटर करता है और एजुकेशन कितना सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करती है, तो यू दिस फोरम इज़ ओपन फॉर क्वेश्चंस। आई वुड लव टू हैव क्वेश्चंस। आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं बिकॉज़ डॉक्टर साहब हैज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 17 इयर्स। ना सिर्फ वो क्या कहते हैं एक इंजीनियर हैं, एक डॉक्टर हैं, बट ही इज़ आल्सो सर्विंग ही इज़ अ वेल नोन रिसर्चर एज़ वेल और वो अपनी कंट्रीब्यूशन इस क्या कहते हैं चीज़ में दे रहे हैं। सो यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू वांट, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट स्पीकर आफ्टर दैट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये क्वेश्चन पूछ एक्चुअली सर मैं आपको बताना लाइक पसंद करूंगा कि मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ रिफा यूनिवर्सिटी से, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में से हूँ। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो माशरे में हम ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो हम अपनी एजुकेशन बेस पे उनसे पूछते हैं और कहते हैं, वो आगे से हमें ऐसे कह लें कि अनबिहेवियर टाइप क्वेश्चन कर देते हैं कि हम वहाँ पे लाजवाब हो जाते हैं, हमें बोलना नहीं आता कि कैसे इस बदतमीज या इस बंदे से बात करें। तो उस चीज़ को हैंडल कैसे किया जा सकता है सर? देखें, अगर आप एक शख्स को फ़ौरन ही उसकी उसके किसी ऐसी नादानी के ऊपर तनकीद कर देंगे, तो उसका उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा।
है ना। हमें हमें जो है वो अपना देखना चाहिए कि हम किस स्टेज में, अगर मेरे ख्याल में आप अगर एज अ टीचर और स्टूडेंट बात कर रहे हैं कि एज अ टीचर अगर आप पढ़ा रहे हैं और आगे से स्टूडेंट ने कोई ऐसा क्वेश्चन कर दिया है जो जो मसात और बदतमीजी कैटेगरी में आ रहा है, तो पहले तो हमें उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसको उस चीज़ की गलती का एहसास दिलाएं, ठीक है। और दूसरी ये है कि कभी भी हमें किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजबूर नहीं करना चाहिए। तो मैं अपनी मतलब जो अपनी तो प्रैक्टिस बता दूं या वैसे कि कोई भी ऐसा अगर आपको कभी मौका हो, तो एक तो ये कि अगर उसकी तस्वीर भी हमें करनी हो तो सबके सामने फ़ौरन से ना करें, ठीक है। आप उसको जो है वो किसी अपने ऑफिस में बुला लें या जो है वो ऐसी जगह पे जहाँ पे बाकी लोगों के सामने जो है वो उसकी 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 इज़्ज़त नफ्स जो है मजबूर ना हो, तो उससे फिर पूछें कि क्या वजह है। आप देखें इंसान जो है ना खुद नेचुरली या फितरी तौर पे हर इंसान जो है वो एक मेरे ख्याल में मुहज़्ज़ब इंसान ही होता है। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी तो जैसे हार्ड डिस्क है तो खाली होती है, जो जो उसके ऊपर आप कॉपी करते जाएंगे वो वैसे ही वो उसके ऊपर डाटा आता जाता है। तो हर इंसान फितरी तौर पे अच्छा होता है, हमें ये चीज़ पहले सपोज कर लेनी चाहिए कि हर मुजरिम भी हो चाहे कोई भी हो वो फितरी तौर पे मुजरिम नहीं होता। तो जब आप उसको पूछेंगे, जब आप उसको थोड़ा सा अकेले बुलाकर उसके पूछेंगे, तो ज़रूर उसके लाइफ में या उसके घर में या उसके उसके साथ कोई ऐसा सिनेरियो चल रहा होगा जो उसे ऐसे ऐसी बात करने पे या ऐसे अमल करने पे मजबूर करते हैं। तो जब हम थोड़ा सा भी किसी इंसान के अंदर झांकते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं फीलिंग्स को, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, तो मेरे ख्याल में वो इंसान जो है वो ना सिर्फ ठीक हो जाता है बल्कि वो आइंदा भी फिर उस काम से बाज आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा टीचर एज अ टीचर या जैसे जैसे आपने कहा कि हमें बड़ा इंटेलिजेंटली इस चीज़ को देखना चाहिए, फ़ौरन से उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उस वक्त उसको उसके सवाल को आप किसी भी अच्छे जवाब के साथ जो है बेशक ख़त्म कर दें या कह दें मैं बाद में इसका जवाब दूंगा, उसको बुलाकर उसको थोड़ा सा ज़रा उसकी मेंटोरिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या क्या चीज़ है। क्योंकि इंसान के जो जो जहनीत है, जो जो उसकी सोच है, उसका अंदाज़ा उसके सवाल जवाब से नहीं होता, उसके सवाल से होता है। तो सवाल जो है वो पूछना एक बहुत बड़ा कमाल है, और अच्छा सवाल पूछना जो है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब कोई स्टूडेंट या तो ऐसे होता है जब कोई स्टूडेंट सवाल पूछता है तो मुझे तो उससे ही उसकी अंडरस्टैंडिंग का पता लग जाता है कि अगर इसने ये सवाल पूछा है तो इसका मतलब है इसको यहाँ तक ये अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसका जवाब देना तो बात की बात है। तो पहले तो ये होता है कि ये इससे आगे क्यों नहीं बढ़ सका, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग यहीं तक क्यों रुकी हुई है अभी तक। तो इसलिए जो शख्स कोई गैर मुतवक्किल सवाल पूछता है तो ज़रूर वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब होता है, ज़रूर उसके अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो उसको इस तरह की बात करने पर मजबूर करती हैं। तो आप हमें उसे बड़े तरीके के साथ जो है और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त के साथ जो है टैकल करना चाहिए। जी सर, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि इंसान फितरी तौर पे अच्छा होता है, क्योंकि बिकॉज अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना एजुकेशन में, हमारे पास जो इकोनॉमिक्स देख लें आप, कैपिटलिज्म देख लें आप, फाइनेंस देख लें, हमें बेसिकली ये पोस्ट किया जा रहा है दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश बीइंग्स। ये बेसिकली ना एजुकेशन में ये चीज डाली जा रही है कि ह्यूमन बीइंग सेल्फिश होते हैं, हर किसी को अपना मतलब चाहिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हम पब्लिक या जनरल पब्लिक में देखें, जनरल ह्यूमन बींग्स को देखें, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को देखें, तो उनको तरस आता है, उनके अंदर एम्पैथी का फैक्टर है। वो सिर्फ अपने फायदे को नहीं देख रहे होते। उनके अंदर जो हार्ड सॉफ्ट फीलिंग्स हैं वो होती है दूसरे इंसान के लिए। एक इंसान के लिए वो फीलिंग्स होती हैं। ये चीज को मेरे ख्याल से प्रमोट करने की बहुत जरूरत है इस एजुकेशन में, खास तौर पे जो हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन है वहां पे ये चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। और हम्म। इससे गलत क्या कहते हैं चीज मुआशरे में आगे बढ़ रही है, गलत चीज जा रही है कि मतलब लोगों को ख्याल हो रहा है। हाँ। जो मटेरियल वही आपकी बात है कि असल में जो फॉर्मल एजुकेशन जिस लाइन पे अब हो रही है उसमें ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा दी जा रही है ना, कि आपके पास हम्म। इतना इतना पैसा होगा तो आप कामयाब होंगे, है ना। आप बिलीनियर मिलीनियर होंगे, आप जो है वो मतलब कि इस हद तक अगर पैसे और ये सारी चीज़ें हासिल कर सकेंगे तो फिर ही आप एक सक्सेसफुल जो है वो इंसान कहलाएंगे। हाँ ठीक है, हमें इतना होना चाहिए कि आपको अपनी ज़रूरियात के लिए किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े, तो इतना तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। और उससे ज़्यादा की भी कोशिश अगर अल्लाह ताला उससे ज़्यादा भी देता है तो देन फिर हमें उसको अल्लाह के रास्ते में और ज़रूरतमंदों को देने के लिहाज से जज्बात हमारे अंदर होने चाहिए। वो ये जो चीज़ है जो सिखाई जा रही है कि हम बस अपने पास ही इकट्ठा करते जाएं और दूसरे से ना शेयर करें, उसी वजह से माशरे में बुराइयां फैल रही हैं कि हम जितना भी इकट्ठा करते जाएं हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, हमारे अंदर जो है वो कनात नहीं पैदा हो रही कि का क्या हद है हमारी। तो ज़्यादा से ज़्यादा की जो दौड़ है उसी की वजह से माशरे में जो है वो ज़्यादा तलखियाँ जो है बढ़ रही हैं और एक दूसरे से छीनने का जज्बा जो है वो ज़्यादा पैदा हो रहा है।
नो डाउट। पहले क्या होता था कि जो हमारी क्या कहते हैं मस्जिदें थी ना, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती थी। अभी भी मस्जिदें काम कर रही हैं, लेकिन बेसिकली मस्जिद में हमारे पास, जैसे मैं बाहर देख रही थी कि यूथ के अट्रैक्शन के लिए वो लोग चीजें रख रहे हैं कि जो मस्जिदों में हैं, जैसे करियर के बारे में रख रहे हैं, वो थोड़े से फॉर्मल एजुकेशन के बारे में रख रहे हैं कि ताकि यूथ अट्रैक्ट हो, बिकॉज यूथ इज द मेन बॉडी ना, कि आपकी नई जनरेशन युद्ध के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। वो मस्जिदों में पाकिस्तान में ये चीज थोड़ी सी कम है कि युद्ध को इतना ज्यादा उसको केटर नहीं किया जा रहा, उसकी महफिलें नहीं बैठी जा रही, उसकी कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही। क्योंकि अगर मस्जिदों में हमारी जो समझदारी युद्ध वो मस्जिदों में होगी ना, तो ना सिर्फ उसका इस्लाम का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, बल्कि हम जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें भी इस्लाम का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट सोशल तौर पे बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो मस्जिदों को भी इस चीज में ना थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, स्पेशली इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को, कि वो जनरली जो नॉर्मल हमारी पब्लिक है, जो जनरल हमारी यूथ है ना, जो नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है, वो उसको अट्रैक्ट करे डिफरेंट तरीकों से, ताकि हमारे पास सोशली, क्योंकि वही बात जो डॉक्टर ने कही थी कि अगर एथिक्स हमारे सही होंगे, हमारे पास जो जितने भी सोशल बिहेवियर है, वो एम्पैथी रहेगा, तरबियत सही होगी आपकी, तो ऑब्वियसली हमें कैमरास की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें गन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास क्राइम्स कम होंगे, लोगों को लूट मार की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बेसिक एजुकेशन की बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कि मस्जिदों को मुझे चाहिए कि थोड़ा सा इस पे काम करें, स्पेशली पाकिस्तान में और इन लोकल एरियाज में। आपका बिल्कुल। इसके बारे में क्या ख्याल है? जी, जी, नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मस्जिद जो है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा एक सोशल सेंटर रहा है। मसाजिद के अंदर जो है वो कह लें कि अब हालिया दौर में मस्जिद जो है वो सिर्फ ऐसा हो गया कि नमाज के टाइम पे खुलती है और नमाज के बाद बंद हो जाती है। वरना तो जो है ये एक उस सोसाइटी के लिए एक मिल बैठ के अपने मसाइल को हल करने की जगह होती थी। इस्लामी माशरे में मस्जिद है वो किसी भी इलाके का सेंटर होता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़, ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो यूथ के लिए हों, ख़वातीन के लिए हों, बाकी बड़ों के लिए हों, वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मस्जिद को कुछ ऐसी चीज़ों ने डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसे फैक्टर्स ने, सेक्टेरियनिज्म ने, कि हम तो पहले थोड़ा सा उस चीज़ को कह लें कि उसी चीज़ में जो है वो लगे रहते हैं। तो आई थिंक तो चेंज आई है बहुत सारे रिसेंट पास्ट में। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ऐसे जो हैं वो कुछ बहुत सारे दीनदार लोग आए हैं सामने, कि जो जो दुनिया, इस्लाम में दीन और दुनिया अलग नहीं है। मैं समझता हूँ अगर मैं यूनिवर्सिटी टीचर हूँ, तो अगर मुझे मतलब कि ठीक है, वो दीन की उस डिटेल्ड जो सारी तालीम है वो तो एक प्रॉपर आपको पूरी ज़िंदगी उसके लिए लगानी पड़ती है। लेकिन जो बेसिक है, अगर अगर नमाज़ पढ़ानी है तो मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता? ठीक है, हर 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 मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ा दे। तो अब ज़्यादातर जो मतलब कि आम तौर पे मसाजिद में जो जहाँ पे जिन ये मसले हैं कि सिर्फ वो कुछ लोग, एक आधा बंदा पूरी पूरी पूरे उस गांव में या पूरे उस मोहल्ले में होता है कि जो लोग समझते हैं कि यही नमाज पढ़ा पढ़ा सकता है, और बाकी लोग सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा देते कि वो कोशिश ही नहीं करते उसकी, अपने आप को इतना दीन भी नहीं सीखते कि वो आगे खड़े होकर नमाज पढ़ा सकें। तो इस लिहाज से सब सब लोगों को समझना चाहिए कि हम दीन के भी उतने ज़िम्मेदार हैं और दुनिया के भी उतने ज़िम्मेदार हैं। और जो जो भी मस्जिद का इमाम हो तो बड़ी अच्छी बात हो सकती है अगर वो इमाम जो है वो कोई पीएचडी स्कॉलर भी हो सकता है, वो इमाम जो है वो किसी अच्छे हॉस्पिटल का डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी बात है कि हम एक ख़ास कैटेगरी को ना लिमिट करेंगे। उससे क्या होगा कि उससे फिर जो एक हमारे यहाँ कह लें कि जो एक स्ट्रेंजर हमें लगते हैं कि ये शायद इमाम साहब आते हैं और फिर नमाज़ पढ़ा के चले जाते हैं, वो चीज़ ख़त्म होगी जब तक हम उन लोगों के करीब नहीं जाएंगे और वो लोग हमारे करीब नहीं आएंगे, ठीक है। और बहुत सारे मदारिस भी अब ऐसे हैं जो कि स्पेशल नौजवानों के लिए, अभी रमज़ान में बहुत सारे मदारिस हैं, उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं कुरान से रिलेटेड और अहादीस से रिलेटेड, जो कि स्पेशल, जो आपने बात की ना, वो तो चल रहा है ये काफ़ी हद तक कि यूथ के लिए स्पेशल स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ इलाकों में है या कुछ कुछ एरियाज़ में है जिसमें ये अभी तक गैप है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे एजुकेशन बढ़ रही है, जहाँ पे वहाँ पे जो मदारिस के उलमा कराम हैं वो भी बड़े जिसमें कहूँगा कि अब वेल अवेयर हैं टेक्नोलॉजीज़ के साथ और नए ट्रेंड्स के साथ, और वो उस चीज़ को यूज़ करके दीन की भी एक अच्छी और इस मौजूदा दौर के लिए बुनियाद तो दीन की चेंज नहीं हो सकती, जो जो बुनियादी ईमानियात की चीज़ें वो चेंज नहीं, लेकिन मौजूदा दौर की ज़रूरत के मुताबिक जैसे दीन को प्रेजेंट करना चाहिए उसमें बहुत सारी कोशिश हो रही है, और इंशाअल्लाह ये पॉजिटिव चेंज जो है वो नज़र आएगी माशरे में।
हाँ, नो डाउट इस्लाम तो पूरा वे ऑफ लिविंग है। इट्स नॉट जस्ट कि आपने नमाज पढ़ी, आपने रोजा रखा, ये काफी हो गया। इस्लाम तो आपको जिंदगी के एक एक चीज के बारे में, एक एक स्टेप के बारे में, रिगार्डलेस क्या कोई भी छोटी से छोटी बात, अभी जैसे डॉक्टर साहब अभी जो आपसे पहले आए हमारे स्पीकर डॉक्टर मंजूर, वो हमें बता रहे थे कि कैसे मुस्कुराना भी एक बहुत सदका जारिया है। सदका जारिया एक जी। इंसान के लिए मुस्कुराना भी, जब सोचेंगे कि इस्लाम में इतनी छोटी सी बात कि एक मुसलमान के लिए मुस्कुराना, हम इसमें कुछ नहीं हमारा जा रहा, एक एक स्माइल देना एक अपने फेलो मुस्लिम को, इसमें हमारा कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन वो इतनी छोटी सी बात को क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि ये भी एक सदका है, ये भी आपके पॉजिटिव एलिमेंट है, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ ये नहीं कि आपने क्या कहते हैं सिर्फ नमाज रोजा या फिर सिर्फ सदका आपका इम्पोर्टेंट चीज है, बल्कि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे चीजें जो छोटे छोटे एक्शंस जो होते हैं आपके, वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ग्रेटर गुड में। तो जब हम पॉजिटिव माइंडसेट के इस्लाम के माइंडसेट के साथ हम चलेंगे ना, तो रिगार्डलेस हम फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हों, हम मस्जिद में हों, हम यूनिवर्सिटीज में हों, हम बाहर मुल्क में क्यों ना हो, जब हम राइट माइंडसेट से चल रहे होंगे ना, कि हमने जो इस्लाम ने हमें जो माइंडसेट दिया है, हम उसके साथ चल रहे होंगे ना, तो फायदा तो हमारा होगा। स्पेशली जो स्टूडेंट्स और टीचर्स वाली जो कम्युनिटी है ना, ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कि आप देख लें कि कितने भी इवन के फ्रीडम की स्ट्रगल्स भी सबसे ज्यादा इसी कम्युनिटी ने वो क्या कहते हैं काम किया है उसके बारे में। तो मतलब इतनी इम्पोर्टेंट ये जो स्टूडेंट और टीचर्स की जो कम्युनिटी है, ये इतनी बड़ी है। हमारा इंजीनियर टॉक्स भी इस कम्युनिटी को एम कर रहा है, बिकॉज जो हमारा जो टीचर है ना, वो क्या कर रहा होता है, आपको सारा आपको अपनी जिंदगी की एजुकेशन दे रहा होता है। सही है, ना सिर्फ वो आपको पूरा उसने जो पढ़ा है, वो कोशिश करता है कि आपको एक क्लास में वो उसने जितना भी उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा है वो देने की कोशिश करें। और एक नहीं, काफी टीचर्स हमारे यहाँ कर रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड भी है कि टीचर्स वाकई करते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन पे लोग काम कर रहे होते हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, लेकिन पाकिस्तान में है, क्योंकि है ना इस्लामिक कल्चर, तो ट्रेडिशन तो है कि लोग काम करते जा रहे हैं। लोग टीचर्स स्पेसिफिकली हैं, वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल एजुकेशन जो हमारा जो स्टूडेंट और टीचर्स की कम्युनिटी है, वो तो बड़ी स्ट्रांग है। अगर यहाँ पे इस कम्युनिटी में जो सोशल इम्पैक्ट और इस्लामिक वे ऑफ थिंकिंग कंटिन्यू रहे, यहाँ पे रहे, तो हमारी आने वाली जनरेशन्स का इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा ही फ्यूचर होगा। जी, नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो हकीकत है कि पेरेंट्स से ज़्यादा जो हैं वो बच्चे वो टीचर्स को आइडलाइज करते हैं, जो मैंने देखा है। क्योंकि आप ना छोटे बच्चों को देख लें, अब मेरे बेटे माशाल्लाह छोटे छोटे हैं, लेकिन वो जो जो मिस कह दें स्कूल में, वो उनके लिए हरफ आखिर होता है कि नहीं, मिस ने कहा कि कल ये चीज़ लेकर आनी है, कल आपने ऐसे करना है, वो मस्ट करना है। तो ये और वो छोटे होते से ही जो है वो टीचर्स का एक जो जो आइडिया होता है, एक आइडियल पर्सनैलिटी का, वो जहन में होता है। तो अगेन मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि जो टीचर कम्युनिटी है, जितनी भी टीचिंग कम्युनिटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्ले ग्रुप और प्राइमरी और स्कूलिंग और हायर एजुकेशन, इन पे बहुत जिम्मेदारी होती है। क्योंकि देखो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो तो एक हो ही जानी है, मैं ये कहूँगा। मतलब अगर क्लास में मतलब कि कोई कोई टॉपिक, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हर चीज़ क्लासरूम में कवर भी नहीं होती। आपने जस्ट एक हर सब किसी भी सब्जेक्ट को आप देख लें, जितने मॉडर्न डे सब्जेक्ट्स हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है क्लास में, एक वे फॉरवर्ड बताया जाता है। ठीक है, उसके हर हर सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ वो है कि जो वो टीचर अपने लाइफ के लेसन से अपने जो एक्सपीरियंस से चीज़ें बच्चों को बता रहे होते हैं। ठीक है, और हर क्लास में मेरे ख्याल में कि कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हम 5 मिनट शुरू में या 5 मिनट क्लास के आखिर में थोड़ा सा मतलब कि बच्चों से भी पूछें, या अदर देन करिकुलम भी पूछें कि उन्हें क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या उनके जो है वो जो है मतलब कि लाइफ के अंदर क्या ऐसी चीज़ चल रही है। क्योंकि जो कम्युनिकेशन गैप है ना, जो मैंने कहा, जितना ये इंटरनेट और मोबाइल्स और जो है इन चीज़ों में लगे हुए हैं, तो पेरेंट्स से और बहन भाइयों की आपस में भी बात किए हुए कई कई दिन गुजर जाते हैं। अगर पेरेंट्स किसी और जगह पे मतलब आउट ऑफ स्टेशन गए हैं काम करने के लिए, तो फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है कम्युनिकेशन। या बच्चे कहीं पढ़ने आए हुए हैं हॉस्टल में, तो वो भी ये है कि गैप रहता है आपस में कम्युनिकेशन का। तो टीचर्स वो होते हैं जिनके साथ उन्हें रोज़ मिलते हैं, और कई दफ़ा जो है वो उनकी मीटिंग होती है।
तो मेरे ख्याल में एज और टीचर बिल्कुल पेरेंट्स की जगह ही होते हैं, तो टीचर्स को ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभानी चाहिए कि अपने बच्चों की तरह उनको ज़रा उनको देखें कि अगर कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है एजुकेशन में, तो उसकी रीज़न ज़रूर कोई ना कोई उसके माइंड में कोई डिस्टर्बेंस होती है, उसके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से वो नहीं कर रहा होता। तो ये ज़रूर हमें आउट ऑफ द वे जाकर इंटरेक्शन करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, और उनको हेल्प आउट करना चाहिए साइकोलॉजिकली, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हो उसको एड्रेस करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें अगेन मैं कहूँगा कि आपने अपनी क्लास पढ़ा ली और आपने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, क्योंकि आपने उसको सिर्फ एक अच्छा टेक्निकली या डिग्री के लिहाज से ही एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बनाना, बल्कि आपने उसको माशरे के लिहाज से भी एक अच्छा इंसान बनाना है। अगर एक अच्छा डॉक्टर जो है वो कह लें कि अच्छा इंसान नहीं होगा, तो वो आपको पता ही है कि वो कल को बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बिगाड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मजबूर कोई अगर आ गया है, तो वो उसको बगैर उसके दिल में अगर ये जज्बा ही नहीं है कि मैं बगैर पैसे के भी इलाज कर सकता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुनर दिया है और एक ऐसी चीज़ दिया है जिससे मैं किसी की ज़िंदगी बचा सकता हूँ, तो वो तो हमेशा फिर इसी के पीछे होगा कि मेरी फ़ीस आएगी तो मैं काम करूँगा। तो कोई भी हो, हमारे अंदर ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि हम उसके अंदर इंसानी पहलू भी ज़रूर उसका देखें। तो बिल्कुल आपने बात ठीक की है जो पहले की थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या कहते हैं, वही मैं फिर दोबारा एम्फसाइज करूंगी कि सोशल स्टूडेंट और टीचर्स की जो कम्युनिटी है, वो किसी भी मुल्क में, किसी भी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वहीं से बेसिकली आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे होते हैं। स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज वाले जो है ना, क्या कहते हैं, जो यूथ है हमारी, वो यूनिवर्सिटीज में होती है, और वहीं से हमारी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रही होती है। और आजकल जो जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, वो इस चीज़ पे बहुत क्या कहते हैं, अहमियत देती हैं कि आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, आप वाकई आपकी एटिकेट्स कैसे हैं, आपका एथिकल बिहेवियर कैसा है, आपके अंदर जज्बा कैसा है। इंटरव्यू जो लिए जाते होते हैं, इतनी जो ज़्यादा सिलेक्शन मुश्किल हो रही होती है इंटरव्यू, क्योंकि वो यही देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्योंकि आप इंटरव्यू में आप जो कुछ भी कर लो, जब आप टेंशन में होते हो, तो वही निकल रहा होता है जो आप असल में इंसान होता है। यू कांट फेक इट, बिकॉज वो इतना प्रेशर हो रहा होता है। तो यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंटरव्यूज, इतने मुश्किल मुश्किल इंटरव्यूज लेके यही देखना चाह रही होती हैं कि काम तो करने वाले बहुत होंगे, लेकिन हमें वो बंदा चाहिए जो वाकई हमारे साथ लॉयल हो, डेडिकेट हो, जो क्या कहते हैं, हमें एक पॉजिटिव वो दे। क्योंकि बंदा अगर लॉयल नहीं होगा, बंदा अगर सिंसियर नहीं होगा, तो वो चाहे उसका जितना भी अच्छा काम आता हो, वो कंपनी के लिए कैसे काम करेगा, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो ये चीज को कंपनीज भी आजकल बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस दे रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि आपको एक ऐसा बंदा चाहिए होता है कि जो कि आपकी कंपनी को ऑन करे। है ना? एक बहुत कॉम्पिटेंट इंसान हो, लेकिन अगर आपके साथ लॉयल नहीं है, अगर वो ये कह लें कि आपके कंपनी के फ़ायदे को अपना फ़ायदा नहीं समझता, तो देन वो इन द लॉन्ग टर्म वो आपको इतना इतना प्रॉफ़िट जो है वो नहीं दे सकेगा, या आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी आदतें हैं, वो आपको कहीं न कहीं पे बैक जो है वो करती हैं ज़रूर। तो और ये हमें ओवरऑल अगर हम देखें तो इस्लाम में भी यही है कि जैसे फरमान है कि मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ठीक है ना? अब दूसरा मुसलमान चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, मतलब अगर हम ये बैठकर दूसरे के नुकसान के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना? अगर हम यही सोच रहे हैं कि कैसे हम उसको वो नुकसान, ये नहीं कि पैसों का नुकसान है, हम किसी की रिस्पेक्ट को या किसी की रेप्यूट को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी भी तरह से कोई कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, उसके पास है, और हम उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी नुकसानात हैं, तो इसमें सिर्फ मतलब ज़ुबान और हाथ से मुराद है कि आप किसी से कोई बुरी बात भी करते हैं ना, गाली तो बहुत बड़ी बात है, आप कोई ऐसी बात अच्छे अल्फाज में भी कह देते हैं, बाज़ औक़ात बड़े मीठे अल्फाज में भी ऐसी बात कह देते हैं जिससे दूसरे का दिल दुख जाता है। तो इस तरह के दूसरे के जज्बात को जो है वो हमें ठेस पहुँचाने से जो गुरेज़ करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान की डेफिनेशन ये बताई गई है कि जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान जो है वो महफूज रहे। और फिर इसके और दूसरी जो चीज़ है जो कि जिसको हम थोड़ा-सा बाज़ औक़ात बहुत ही ज़्यादा अपने कह लें कि अच्छा बनने की कोशिश में ये भूल जाते हैं कि एक दूसरी ज़िम्मेदारी भी हमारी है, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की, कि हमने बुराई को रोकना भी है।
यही नहीं कि हम हर एक के साथ अच्छे ही बनते जाएं, क्योंकि अगर हम एक बुराई करने वाले को नहीं रोक रहे तो वो बुराई फैलेगी, है ना। आप अगर आज आपने घर के बाहर गंद फेंका है, वो थोड़ा होगा, कल को और फेंकेंगे तो और बढ़ जाएगा, फिर और अगर आपको साथ साथ आप नहीं उसको वहां से उठाएंगे तो वो बढ़ेगा ही, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ उसमें से कई जानवर पैदा होंगे, जम्स पैदा होंगे, मक्खियाँ पैदा होंगी, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, जो कि आपके बाहर भी होंगे और फिर घर के अंदर भी आना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें भी जो 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 कह लें हमें इस्लाम की तालीमात, जो आप वसल्लम के तालीमात है, वो ये है कि अगर हम किसी बुराई को देखें और अगर हम उस पर कुदरत रखते हो, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का हमें करना चाहिए। तो कुदरत हम कहाँ पे रखते हैं? हम अपने घर वालों पे, छोटे बहन भाइयों पे, ऐसे लोगों पे जो कि हमारे हमसे कह लें कि किस तरह से हमारे हमारे कहने में हैं, तो उस बुराई को अपने हाथों से रोकें, ठीक है। हमारा छोटा भाई किसी बुराई में किसी कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हम जाके रोक सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। और फिर अगर जो है कोई हाथ से नहीं रोक सकते तो फिर जो है उसमें यह है कि हम उसको जो है वो एटलीस्ट ज़ुबान से जो है वो उसको बुरा कहें या ज़ुबान से उसको बुरा समझें। तो और मिसाल तौर पे अगर हम कोई ऐसा है इंसान, हमारा क्लास फेलो है, या जो है रास्ते में जाते हुए हमें या कहीं कोई ऐसी जगह पर नज़र आती है कि कुछ कोई ऐसी चीज़ है, तो जो हम उसे कम से कम, क्योंकि उसको हम फिर अगर जाकर लड़ाई शुरू कर देंगे या उसको जो है वो खुद कह लें कि मैन हैंडलिंग शुरू कर देंगे, तो हो सकता है उससे जो है वो ज़्यादा जो है मसला ख़राब हो जाए। तो एटलीस्ट हम उससे उसे कह सकते हैं कि ये तुम ये गलत हरकत कर रहे हो, किसी को हम किसी ऐसा काम करते देखें। और थर्ड जो सबसे लास्ट दर्जा जो है वो ये बताया कि हम एटलीस्ट उसको दिल में बुरा जाने, ठीक है। दिल में बुरा जानने से ये होगा कि मैं कम से कम उस बुराई को बुराई तो समझूंगा, ठीक है। तो वो सबसे जो कह लें कि ख़तरे वाली बात ये होती है कि जब हम बुराई को बुराई भी नहीं समझते, क्योंकि जो इंसान किसी बुराई में मुब्तला हो, ठीक है, किसी भी तरह की बुराई हो, और वो जब, क्योंकि बताया ना कि फितरती तौर पे इंसान जो है वो नेक है, अच्छाई पे इंसान की फितरत है, तो लेकिन वो फितरत ख़त्म भी हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा गुनाह करे, ठीक है। अगर अगर जब तक हम कोई बुरा काम करते हैं और हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है कि ये मैंने गलत काम किया है, तब तक तो हमारी वापसी का चांस होता है। लेकिन इसके साथ ये भी है फरमान के जब हम एक गुनाह करते हैं तो एक काला धब्बा जो है, एक एक ब्लैक डॉट जो है वो हमारे दिल पे लग जाता है, फिर करते हैं एक और लग जाता है, फिर करते हैं और अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो साफ भी हो जाता है, कोई नेकी का नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तो वो दिल साफ भी होता जाता है साथ साथ। लेकिन अगर हम उस तरफ से बिल्कुल कट ऑफ हुए हुए हैं, हमारा अल्लाह से ताल्लुक बिल्कुल कटा हुआ है और बुराइयां करते जा रहे हैं, तो वो दिल फिर दो धब्बे लगते लगते बिल्कुल काला हो जाता है। उसके बाद फिर ये होता है कि जब हम बुरा काम करते हैं तो हमें बुरा महसूस नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़ फिर होती है कि फिर हमारा बहुत ही एक वापस आना मुश्किल होता है, जब तक कि कोई हमें अच्छा दोस्त ना मिले जो हमें बताए कि तुम किस तरह से किस बुराई में डले हुए हो। तो वो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे लोगों को देखें कि जो बिल्कुल ही जो है वो दीन से कटे हुए हैं और माशरे के अंदर जो है वो एक कह लें कि इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, बुराई को। तो अपने आप को हमें हर तरह से बड़ा बैलेंस रखना चाहिए, अच्छा भी बन के रहना चाहिए, सुलह जो भी बन के रहना चाहिए, लेकिन जहाँ पे बुराई को हाथ से रोकने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे रोकना भी चाहिए, जहाँ से ज़ुबान से रोकने की ज़रूरत पड़े वहाँ ज़ुबान से भी रोकना चाहिए, और जहाँ पे हम कुछ ना कर सकें तो कम अज़ कम उसको बुरा समझ के आगे गुजर जाएँ। तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है माशरे में। चेक एंड बैलेंस के बगैर कोई भी माशरा जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सारे लोग कहीं भी किसी भी जगह पे कभी भी नेक नहीं हो सकते या अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है। एक माशरा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ये तो होना चाहिए कि माशरे में अच्छे लोग ज़्यादा हों और अच्छाई ज़्यादा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि इंसान है ना, इंसान और अच्छे इंसान और कम कम अच्छे इंसान भी होते हैं और बुरे इंसान, तो वो हर माशरे में रहेंगे ही रहेंगे हमेशा। लेकिन यह है कि माशरे में बुराई को ज़्यादा नहीं फैलना चाहिए, अच्छाई को फैलना चाहिए, लेकिन बुरे लोग स्टिल या बुराई हर जगह माशरे में रहेगी रहेगी हमेशा। हाँ, नो डाउट बुराई तो रिगार्डलेस मुश्किलात, बुराई क्या कहते हैं, अच्छे लोगों का कुछ क्या कहते हैं, मुश्किल क्या कहते हैं, मिस्टेक्स कर देना, बुरी हरकतें कर देना, बुराई कर देना, ये भी बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जनरली अच्छे होते हैं, लेकिन कई कबार हो जाता है, इंसान है कि वो मिस्टेक्स कर जाते हैं, और हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये दुनिया तो वो है ना, क्या कहते हैं, टेम्परेरी है, ये दुनिया तो एग्जाम है, सो वी कांट एक्सपेक्ट कि ये दुनिया में सब कुछ सीधा सीधा चल जाएगा, सब कुछ सही सही हो जाएगा और बहुत अच्छी ये दुनिया बन जाएगी। इट इट कांट हैपन। ऑब्वियसली यहाँ पे इस दुनिया में आपके पास मुश्किलात भी आएंगी, बुरे लोग भी आएंगे, आपको परेशानियां भी होंगी, तकलीफें भी होंगी, और हर चीज में इवन के खुशी भी अल्लाह ताला दे रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ टेस्ट, बिकॉज अगर आप अपनी खुशी में, अपनी खुशहाली में अपने रब को याद कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिंदगी तो टेस्ट है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एवरीथिंग विल बी 100% ट्रू, बट ऑब्वियसली वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग अ बेटर सोसाइटी।
मतलब हम जहाँ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल बुरे लोग नहीं होंगे, तो हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम अपना कुछ रोल प्ले ना करें, जो हो रहा है वो होते रहे, हम कुछ ना करें। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ हमें इस्लाम ने ये बताया है कि आपने सबसे पहले अपने आप से शुरू करना है, अपने आप को सही करना है, अपने कि रिलीजन के ऊपर ध्यान देना है। सही है, वहां पे इस्लाम ने ये भी बनाया है कि आपने दूसरे को भी रोकना है, हमने जनरल बुराई को भी रोकना है। अगर आप कुछ गलत देखा होता देखो, अपने दूसरों के साथ बुराई होती देखो, हमने उसको भी रोकना है। जैसे अभी पाकिस्तान में क्या कहते हैं, गुर्बत जो है एकदम से बहुत शूट अप की है। तो जहाँ आपकी इन्फ्लेशन ने बहुत शूट अप की है, आपके लोग बहुत गरीब हुए हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज कितनी गरीब हुई हैं, उनको खाने में मुश्किल हो गई है मिडिल क्लास फैमिलीज को, क्योंकि ऑब्वियसली राशन बहुत महंगा हो गया है, आपकी बेसिक नेसेसिटीज गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है हर इंसान के लिए, रिगार्डलेस उसका कोई भी स्टेटस हो। तो ऐसे मौके में जहाँ वो लोग हैं जो क्या कहते हैं गरीब हुए हैं, वहाँ ऐसे लोग भी कहीं आए हैं जो अपने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, जो दे रहे हैं सोसाइटी को, जो लोगों के खाने का ख्याल रख रहे हैं, जो माशाल्लाह रमज़ान में पाक हम देखते हैं कि यहाँ कराची में, लाहौर में, पाकिस्तान में किस तरह लोग बाँट रहे होते हैं, और वाक़ई एहसास जनरेट हो रहा होता है गरीबों के रिलेटेड और लोगों डिज़र्विंग लोगों के रिलेटेड। स्पेशली जो सफ़ेदपोश लोग हैं, उनका सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है मुआशरे में कि उनको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो माँगते नहीं हैं। वो दे नीड इट, दे आर वेरी डिजर्विंग, लेकिन वो अपनी शर्म की वजह से, अल्लाह ताला ने जो इज्जत नफ्स उन्हें दी है माशाल्लाह से, उसके लिए वो मांगते नहीं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंजीनियर टॉक्स ने, द रीजन व्हाई इंजीनियर टॉक्स फेल्ट लाइक कि हमें कोलैबोरेशन करनी जरूरी है, सिर्फ डोनेशन से काम नहीं चलेगा। हमने एम360 के साथ कोलैबोरेट ही इसीलिए किया कि क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली जा रहे हैं उन लोगों के पास जो वाकई डिजर्विंग है, वो चेक कर रहे हैं कि जिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों को कोई डिजर्विंग केस हो, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि गलत लोगों ने अपनी डोनेशन जो दी है वो गलत जगह जा रही हो, वो असल हकदार के पास पहुंच ही ना रही हो। इसीलिए हमने एमसीसी के साथ कोलैबोरेशन किया ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें कि जो भी लोगों की डोनेशन है, एक तो मैसेज आगे पहुंचा सकें, फिर जो डोनेशन आ रही है ना, वो हम सही जगह, सही हकदार, सफेदपोश लोगों को आगे पहुंचा सके। क्योंकि हमारी उनकी जो प्रेसिडेंट है माशाल्लाह, वो भी क्या कहते हैं अंदरूने क्या कहते हैं पंजाब के एरियाज में, सिंध के एरियाज में वो गई, इंटीरियर एरियाज में गई, और वहां पे उन्होंने देखा कि वो क्या कहते हैं घर जहाँ पे 2 वक़्त की रोटी होती थी, अब वहाँ की 1 वक़्त की मिलना मुश्किल है। सो शी हैव प्रॉमिस्ड टू पीपल कि शी विल क्या कहते हैं मेक श्योर कि डोनेशंस यहाँ पे होंगे, एटलीस्ट रमज़ान में उनको पास सही डोनेशंस होंगी। सो दैट्स व्हाई क्या कहते हैं वी आर ट्राइंग टू रेज़ फंड्स फॉर देम। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हमने वेबिनार रखने का, सोशल बिहेवियर मैटर्स का मकसद भी यही था कि हम इस चीज़ को थोड़ा-सा जब हम डिस्कशन करेंगे, हम अपनी यूथ को जनरेट करेंगे, एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रखेंगे, तो साथ-साथ हम डोनेशंस भी थोड़ी-सी यूथ के लिए हम जमा कर सकते हैं। सो इसलिए बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, आप एक बहुत अच्छे कॉज़ के लिए आपने ये एक्टिविटी की है और आई रियली एप्रिशिएट इट। और बिल्कुल जिन सब लोगों को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले सैलाब जो आया था उसने काफ़ी काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को मुतासर किया था। फिर जो इन्फ्लेशन है इससे जो है मतलब उसमें तो सैलाब में तो चलें, जो जिन इलाकों में इफ़ेक्ट हुआ था वो उस इलाके पर तक उसका इम्पैक्ट रहा, लेकिन इन्फ्लेशन से तो मेरे ख्याल में कोई घर ऐसा नहीं है, कोई फैमिली ऐसी नहीं है जो जिस पे इम्पैक्ट ना हुआ। तो पूरे पाकिस्तान में ही जो है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको उनको हमें, और हमें बड़ी दूसरी बात ये कि डोनेशन जो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त और हकदारों तक पहुंचाते वक्त बड़ा एक रिस्पेक्टफुली देनी चाहिए। मैं इस चीज़ के बाद हमें फ़ील होता है कि अगला बंदा सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा होता कि वो उस चीज़ को लेता हुआ नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो उस चीज़ को किसी किसी चैनल पे आता हुआ या किसी अखबार में आता हुआ ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि वो देखा जाए कि वो डोनेशन ले रहा है।
तो हमें जो भी इदारे, जैसे आपने ये बताया 360 डिग्री, जो 360 एम के क्या नाम है इनका, जो आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो मैं और हाँ, तो आई थिंक सो ये बड़ा अच्छा इनका भी एक मैंने देखा है कि नेटवर्क है और बड़े तरीके के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में ये से कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें और भी इस तरह के बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो हमें पता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये उनका हक है हमारे ऊपर। अल्लाह ताला ने हमें उनसे कुछ अगर ज़्यादा दिया है तो हमारी ज़रूरत है, हमें चाहिए कि हम उनके साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर शेयर करेंगे तो कल को कि हमारे साथ भी किसी हमारी ज़रूरत के टाइम पे शेयर करेगा। तो आई थिंक सो आपके अगले स्पीकर आगे थैंक हुए यू हैं। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपको हमारे साथ बोर्ड पे लाके बहुत हमारे लिए क्या कहते हैं, हमें अच्छा लगा कि आप वहाँ पर आए, यूथ के साथ गैदर हुए, क्योंकि ये डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये लाइव भी जा रहा है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ऑडियंस आपको देख रही है। हम और तो क्वेश्चंस वहाँ से तो क्वेश्चंस नहीं ले सके, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी टीम उसको ब्रॉडकास्ट कर रही है, लेकिन हमने यहाँ पे जो लोग थे उनसे क्वेश्चन लेने की कोशिश की और आपके साथ बहुत शुक्रिया आपका इस कॉज में हमारे मदद करने के लिए, हमारे पार्ट लेने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। आई एम रियली हैप्पी टू ज्वाइन यू पीपल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Okay, so basically now we have our one of the most amazing, one of the most my personal favorite, Kamran Zirasvi here. I personally like him a lot. Assalamu alaikum, sir. I personally like him a lot because he actually is actually working with the youth. हम जैसे लोगों के साथ ना, जो एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली उन लोगों के साथ क्या कहते हैं, ये जो हमारा कामरान रिजवी साहब है उनके साथ काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को सीख रहे होते हैं, और माशाल्लाह ये 5 बुक्स के ऑथर भी हैं जो सेल्फ डेवलपमेंट पे और लीडरशिप पे मौजूद हैं। और इनके साथ मैंने बीच पे पुराने 2 से 3 वो क्या कहते हैं टॉक्स की हैं डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड। हर दफ़ा मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहा। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत काफ़ी अच्छा रहा है इनके साथ। और ही इज़ एन एक्सपर्ट इन क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, ही इज़ एक्सपर्ट इन लीडरशिप, माशाल्लाह सीनियर कंसल्टेंट हैं कानलाइन में, ट्रस्टी हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन में, he have MBA from UK. He is just amazing. So let's speak welcome. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है रिदा? जी बहुत अच्छी आ रही है। इसका मतलब है कि सब सुन पा रहे हैं। जी गुड गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और यकीन जानो जब आपसे मिलता हूँ और उसामा जैसे दोस्त हमारे जो हैं नौजवान, ये सही मानों में तवानाई भी आप लोगों में है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बाशऊर भी हैं, आगाह भी हैं, जिम्मेदारी भी लेते हैं, विजन का भी मुजाहरा कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो बहुत बड़ी एक इनकलाबी तब्दीली हमारे मुल्क में जो आती नज़र आ रही है, वो भी सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि नौजवान जो है वो अब बहुत आगाह हो गए हैं, उनको अंदाज़ा हो गया है कि मुल्क क्या होता है, आइन क्या होता है, और हमारी क्या ज़ाती जिम्मेदारियां हैं हमारे घराने में, मुआशरे में, और किस तरह से हम अपनी मियार ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगे। और क्योंकि एक सीखने का शौक़ भी उभर के सामने आया है, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में हर किस्म की बातें चल रही होती हैं, फेक न्यूज़ भी है, लेकिन सही मानों में आज रसाई जो है वो हमको मिली हुई है, मुख्तलिफ नज़रियात को सुनने का मौका भी मिलता है। और हम सोशल बिहेवियर के ज़ाविये से देख सकते हैं कि हमारे बड़े कौन से ऐसे बड़े हैं जो कि जिनसे हम हिदायत ले सकते हैं, और कौन से ऐसे रवैये हैं जो हमारे बड़े दिखाते हैं जिससे हमें इज्तनाब करना है। तो वो भी हमें मिसालें मिल रही हैं और सब कुछ खुला है। और मेरे ख्याल से अल्लाह से मेरी दुआ ये है कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम सबको अपने अमान में रखे, और जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं हम उस मकसद पे जीने के काबिल हों, और वो हमसे खुश हो जाए, वो हमसे राज़ी हो जाए। और वो कैसे होगा? जब हम ऐसे काम करेंगे जिससे दुआ भी कमा पाएँ और लोगों की दिलों में जगह बना सके।
और ये बहुत ज़रूरी है और एक हसीन ख्वाब को पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी होती है। बड़े बड़े काम, अहम काम जो होते हैं वो कभी आसान नहीं होते और मुझे यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग तुम जैसे जो जमा है यहाँ पर वो कर रहे हैं और ये माशरती इनकलाब है और हमें आज एक चीज़ को परवान चढ़ाना है कि अज़मत किरदार में है, कुर्सी में नहीं। और बाकिरदार फ़र्द जो है वो अमीर है, बाकिरदार फ़र्द इज़्ज़त का मुस्तहिक है, बाकिरदार फ़र्द जो है वो माशरे का सुतून बन जाता है। और मैं समझ ये रहा हूँ कि हम सब माशाल्लाह इस सोच को ना सिर्फ अपना चुके हैं लेकिन अब इसको नाफिज करने के लिए भरपूर कोशिशें भी करने की सोचते हैं। अच्छी सोच से ही अच्छे अमाल निकल के आएंगे। तो ये मेरे कुछ इफ्तिताई कलामात थे। मैंने कहा कि अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो नाजरीन और सामईन यहाँ पर हैं इस फोरम में, वो उनके क्या सवाल हैं, किस किस्म की वो बातें सोच रहे